मैं विकास हाजिर हूँ आपके सामने अपने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है उसमें संविधान की अनुसूचियों का एक टॉपिक लेके और कोशिश करूंगा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों कि आखिर अनुसूचियाँ क्या होती हैं। दोस्तों, अनुसूचियाँ एक प्रकार के प्रश्नों का संग्रह या सूची होती है। आप उसे कह सकते हो वर्गीकृत होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, नियोजित होती हैं और श्रेणीबद्ध रूप में आती हैं, जिन पर हमें सूचनादाताओं से सूचना प्राप्त करते हैं हम लोग। या ये तो एक परिभाषा हो गई, आप कह सकते हो एक सूची जो होती है श्रेणीबद्ध सूची होती है, जिन पर हम लोग प्रश्न करते हैं और उनका उत्तर हमें मिलता है। दोस्तों, ये तो होती है अनुसूचियाँ। अगर मैं और अच्छे से हिंदी समझाना चाहूँगा आपको कि यदि आप रामायण को देखते हैं, कुछ लोग जो हमारे हिंदू धर्म से हैं, तो उसमें आप देखते हो लंका कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, इस प्रकार के कांड करके अलग अलग शेड्यूल्ड हैं, जिसमें बताया गया कि क्या क्या इनमें हुआ है। तो उसी प्रकार से अनुसूचियाँ होती हैं दोस्तों, जिनमें संविधान के अंतर्गत जो भी चीज वर्णित है उसको बताया गया कि कहाँ कहाँ किस सूची में क्या क्या है। अगर हम अनुसूचियों की बात करें दोस्तों, तो भारत के संविधान में जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितनी थी? 8 थी। उसके बाद हमारे संविधान में संशोधन हुए 4 बार और यह संख्या बढ़कर 12 हो गई और वर्तमान में भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान संशोधन कब कब हुए आप लोगों को पता होगा कि पहला तो 1951 में ही हुआ, जब हमारी 9वीं सूची जोड़ी गई दोस्तों। उसके बाद 1985 1985 में 52वां संविधान हुआ, 10वां संशोधन हुआ, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद 1992 में लगातार 2 संविधान संशोधन हुए, जिसके तहत 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इस प्रकार भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची हैं दोस्तों। इन अनुसूचियों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक सूची को बहुत अच्छे से समझेंगे किसमें क्या वर्णित है। चलिए देखते हैं भारत के संविधान की सभी एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक सूची को अच्छे से समझते हुए समझेंगे कि किस सूची में क्या वर्णित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान में अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। जबकि हमारा मूल संविधान जब बना था तब हमारे भारत के संविधान में केवल 8 सूचियां थी। फिर समय के साथ संविधान संशोधन होते हुए धीरे धीरे करके अब सूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची और जानेंगे इस प्रथम अनुसूची में क्या वर्णित है। तो दोस्तों, भारत के संविधान की प्रथम जो अनुसूची है, इसमें बताया गया है कि भारत के सभी राज्य, कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी आता है और भारत का संविधान देखता है, तो वह पहली अनुसूची के तहत उसे पता चल जाएगा कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं और भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश है। और एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि यदि कोई नया राज्य बनता है या कोई राज्य विखंडित होता है, तो उसका उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया जाता है? तो वह प्रथम अनुसूची में किया जाता है। अगर मैं बात करूं आपके सामने, जैसे कि 2 जून आपको पता है 2014 में भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से हट गए, तो वह भी कहां फिर उसका उल्लेख हुआ था, जुड़ा था जाके प्रथम अनुसूची में। ठीक है। या आप बात करें जैसे 62वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर घोषित किया गया, तो वो सभी आदि जितने भी होते हैं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो भी उल्लेख होता है, वो भारत की प्रथम संविधान की प्रथम अनुसूची में उसको रखा जाता है। चलिए, तो हमने जान लिया कि प्रथम अनुसूची में भारत के जितने भी संघ के जितने भी घटक हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनका वर्णन है। दूसरी अनुसूची की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भारत के संविधान के दूसरी अनुसूची में दोस्तों संवैधानिक पद पर जितने भी पदाधिकारी होते हैं, चाहे वह आपके राष्ट्रपति हों, ठीक है, प्रेसिडेंट जी हों, उपराष्ट्रपति हों, राज्यपाल हों, या उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, आपके महालेखा नियंत्रक, परीक्षक नियंत्रक हो गए दोस्तों, तो जितने भी पद हैं संविधान के पदाधिकारी हैं, उनको मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का वर्णन भारत के संविधान की द्वितीय अनुसूची में होता है। कितना किसको वेतन मिलेगा? आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा वेतन भारत के राष्ट्रपति जी का होता है, जो लगभग क्या पूरे 5 लाख रुपए प्रति महीना होता है। तो उनको मिलने वाला वेतन भत्ता किसमें आता है? द्वितीय अनुसूची में। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वेतन और भत्ते से आपको शब्द को याद रखना है कि भारत के संविधान की द्वितीय अनुसूची में भारत के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति का वेतन निश्चित नहीं होता, मैं आपको बता दूं, उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है।
तो राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि सभी को मिलने वाले वेतन और भत्ते एवं पेंशन आदि का जो भी वर्णन है वह भारत के संविधान की द्वितीय अनुसूची में है। चलिए अगर हम लोग तृतीय अनुसूची की बात करें, देखिए मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, उससे मतलब समझेंगे हम लोग कि भारत को अब हम लोग याद कैसे करते हैं किस सूची में क्या है। तो दूसरी और तीसरी अनुसूची को हम लोग मिला के याद करते हैं दोस्तों। क्या है कि दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते का जिक्र होता है, जबकि भारत के संविधान की तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण का जिक्र होता है। अर्थात कि भारत के जितने भी संविधान के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष हुए, उच्चतम उच्च न्यायालय, जब ये पद ग्रहण करते हैं तो उनके जो शपथ होती है उस समय पद ग्रहण करने के बाद जो शपथ होती है उसका वर्णन होता है कि किसको कौन शपथ दिलाएगा, क्या शपथ होगी। तो ये सभी चीज किसमें होता है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में इसको वर्णित किया है, शपथ ग्रहण को। अब देखो इसको याद कैसे करते हैं दोस्तों। आप लोग ऐसे समझिए कि अगर सपोज करिए हम लोग किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं, भाई हमें कितना सैलरी मिलेगा, हमारा पैसा कितना होगा, ठीक है। तो जब आपको सैलरी आदि आपको तय हो गया, आप उससे सेटिस्फाइड होते हैं, तो फिर आप वहां पे चार्ज लेते हैं या उस पद को ग्रहण करते हैं। तो आपको बस ऐसे ही याद रखना कि द्वितीय अनुसूची में तो तय कर लिया कितना वेतन भत्ता मिला, और तृतीय सूची में हम लोगों ने शपथ ग्रहण कर ली, मतलब हम लोगों ने नहीं, एक याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। तो द्वितीय अनुसूची के तहत भारत के सभी विशेष पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते का जिक्र है, और तृतीय अनुसूची में उनके द्वारा ग्रहण करने वाली शपथ आदि का जिक्र है। चलिए अब हम लोग याद करेंगे चतुर्थ अनुसूची। दोस्तों हमें पता है कि संसद के जो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो उच्च सदन जो राज्यसभा है, तो भारत की संविधान की जो चतुर्थ अनुसूची है इसमें राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, अर्थात मैं इसका अर्थ समझाऊं कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश से हैं। देखिए एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या केंद्र शासित प्रदेश से भी राज्यसभा में सीटें होती हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां विधानसभा होती है, जैसे दो केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी, मैं लिखे दे रहा हूं, पुडुचेरी और दिल्ली, ठीक है, यहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, आपको पता है, तो यहां पर राज्यसभा है दोस्तों, यहां से भी पद आते हैं। तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों से राज्यसभा में जो भी प्रतिनिधित्व है, इस सब का वर्णन चतुर्थ अनुसूची में किया है। राज्यसभा के जो भी प्रतिनिधित्व है, किस राज्य से कितनी सीट मिलनी है, उत्तर प्रदेश से कितनी मिलनी है, बिहार से कितनी है, इन सभी का वर्णन चतुर्थ अनुसूची के तहत है। तो देखिए 4 अनुसूची होगी आपकी 1 से 4 तक। पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, दूसरे में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, तीसरे में पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है, और चौथी अनुसूची में हम लोग राज्य और संघीय क्षेत्रों से जो भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है उसका वर्णन किया गया है राज्यसभा का। अब हम लोग पढ़ेंगे दोनों 5वीं और 6वीं अनुसूची। दोस्तों इनको भी मिला के ही याद करते हैं। अब समझेंगे क्या इनमें खासियत है जो मिला के याद करते हैं। देखिए भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में बताया गया दोस्तों कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, SC एंड ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में भारत की 5वीं अनुसूची में कहा गया है। किसके बारे में? SC और ST के जो प्रशासन और नियंत्रण है क्षेत्रों में, उनके बारे में 5वीं अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना कि भारत की 5वीं अनुसूची, संविधान की अनुसूची में SC और SC के द्वारा जो उनका प्रशासन और नियंत्रण है उसके बारे में उल्लेख है। अब अंतर क्या हो जाता है दोस्तों 5वीं और 6वीं में, कि देखिए 6वीं अनुसूची में केवल अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन है, ठीक है, अनुसूचित जाति के बारे में नहीं, यानी SC को हटा दिया, अभी किसको लिया? ST को। और उसमें भी नियमित मात्र 4 राज्यों की, आपको याद रखना है, केवल भारत के 4 राज्य जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, भारत के नॉर्थ ईस्ट के ये चारों राज्य दोस्तों, और इनमें जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं वहां के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। तो देखिए 5वीं में क्या था? सभी भारत के सभी क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उनके प्रशासन के बारे में है, जबकि भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में केवल 4 राज्यों में आने वाले जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति ST के प्रशासन के बारे में
बताया गया, उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना है 1 से 6 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे 7वीं सूची। तो मैं इसको साफ करूंगा, इसलिए 1 मिनट के लिए रुकेंगे क्योंकि उसको अच्छे से समझाना है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिकॉल करना चाहूंगा। प्रथम अनुसूची में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में हम लोग सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण आदि का वर्णन दिया है। चौथी में राज्यसभा में आने वाले प्रतिनिधित्व का वर्णन होता है दोस्तों, MP MLA की सीट कहां से कितनी बनेगी। 5वीं अनुसूची में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। 6ठी अनुसूची में भारत के केवल 4 राज्य जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, आपको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 4 राज्यों में आने वाली अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया है। 1 मिनट के लिए रुकेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग समझेंगे अब भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सा से सूची और सा से शक्ति। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो 7वीं अनुसूची है इसमें भारत के केंद्र यानी संघ और राज्य में ही शक्तियों का विवरण किया है दोस्तों, कि केंद्र के पास क्या शक्तियां हैं, राज्य के पास क्या शक्तियां हैं। इसके अंतर्गत इसमें 3 प्रकार की सूची हैं। पहली होती है आपकी संघ सूची, दूसरी आती है आपकी राज्य सूची, तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, बहुत पूछा जाता है समवर्ती सूची किस में आती है, तो 7वीं अनुसूची में है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे दोस्तों कि भारत की जो केंद्र की सूची है इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र कानून बनाता है। ठीक है, उसमें राज्य सरकार कोई दखल नहीं करती है। अगर जो विषय संघ सूची यानी केंद्र सूची में है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा दोस्तों। वर्तमान में इसकी संख्या 100 है, यानी इसमें 100 विषय हैं कानून बनाने के लिए। पहले 97 थी, 97 से कितनी हो गई, 100 विषयों पर केंद्र कानून बनाता है। जिनमें अगर हम बात करें, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूं, जैसे आप करिए मुद्रा हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है, विदेशी संबंध है, और आप कह सकते हो जनसंख्या बिल है, या फिर विदेशी संबंध से या विदेशी खरीदारी है, यदि आप कह सकते हो नेशनल हाईवेज है, NH है ना। तो ये जो मुद्दे हैं दोस्तों, इन पर विषय, इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, क्योंकि ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, पूरी 100 है। 97 थी, 97 से 3 बढ़ के 100 हो गई। अब हम बात करें राज्य सूची की दोस्तों, तो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून राज्य बनाता है। ठीक है, प्रदेश बनाता है स्टेट यूनिट पर, और इसकी संख्या 66 थी पहले, अब वर्तमान में 61 है। ठीक है, कितनी है, 61। तो 61 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। चाहे आप उसको पुलिस प्रशासन देखिए, केंद्र को मतलब नहीं है राज्य कितना क्या पुलिस भर्ती कर रही है, क्या कर रही है। ठीक है, और राज्य के अंतर्गत आने वाली कृषि या क्षेत्र जिन पर जो बिल बन रहे हैं ये राज्य सरकार बना रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि समवर्ती सूची क्या होती है दोस्तों। कई ऐसे विषय होते हैं जिन पर आप कह सकते हो केंद्र भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। जैसे शिक्षा का विषय हो गया दोस्तों, तो जब ये विषय मान लो समान हो जाते हैं तो वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून को मान्यता मिलती है। तो जब समान विषय हो जाते हैं तो वो आते हैं समवर्ती सूची में, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों को होता है दोस्तों। और इसमें पहले 47 थे, अब बढ़कर 52 विषय हो गए, अर्थात इन 52 विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती हैं। लेकिन यदि वहां पर दोनों पर परस्पर भेदभाव न होते हुए कुछ बात हो जाती है तो वहां पर फिर केंद्र सरकार को मान्यता मिलती है, आपको याद रखना है। तो ये थी भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां आती हैं दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक सूची में आपको और बताऊंगा, मैंने लास्ट में पढ़ाया था अवशिष्ट सूची। आप लोगों को याद हो मैंने इसके बारे में पढ़ाया था जब मैंने संविधान के स्रोत पढ़ाए थे, कि अवशिष्ट सूची ये क्या सूची होती है दोस्तों, कि जब 1950 में हमारा संविधान बना तो कई ऐसे विषय थे जिनकी ये सोचे नहीं था भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेट। कोई नहीं जानता था कि इंटरनेट क्या होगा और इतना ज्यादा अपने लिए जरूरी हो जाएगा। आप कह सकते हो वर्तमान में एक प्रकार ऑक्सीजन है, 5 मिनट आपका मोबाइल ना चले तो आपको बेचैनी सी हो जाएगी। तो वह होती है अवशिष्ट सूची, यानी ऐसे विषय जिनकी आगे सोच नहीं थी और फिर भी उनको इस सूची में रखा जाता है, और इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। आपका अगर ऑप्शन संसद नहीं आता है तो आप वहां पर केंद्र सरकार को टिक कर सकते हैं। तो ये थी भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची।
आप, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जल्दी पढ़ते हैं आप संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। भारत के संविधान की 8वीं सूची में क्या वर्णित है हम लोग जानेंगे दोस्तों, कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की मानक भाषाओं, अर्थात भारत में जितनी भी मानक भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता मिली हुई है, वह कितनी है? 22। याद रखना है आपको, ठीक है? कितनी है? 22। अर्थात 22 भाषाओं को भारत के संविधान में मानक भाषाओं के रूप में मान्यता मिली है। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे दोस्तों, कि जब भारत की आज़ादी हो गई और 1953 में जब आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना दोस्तों, तो कई राज्यों ने राज्य बनाने की मांग कर दी। तो एक हमारे पूर्व न्यायाधीश थे फजल अली, उनके द्वारा एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया दोस्तों, और सन 1955 में एक रिपोर्ट बना के तैयार हुई दोस्तों, और उसके तहत भारत में 14 राज्य बनाए गए। कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य बनाए गए। और यह जो 14 या 14 स्टेट जो बनाए गए थे दोस्तों, इनको बनाने का आधार था भाषा, अर्थात भाषाई आधार पर 14 राज्यों का निर्माण हुआ। तो आप कह सकते हो कि जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें केवल 14 भाषाओं को मान्यता मिली। कितनी भाषाओं को मान्यता मिली? 14 भाषाओं को। तो क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता है? वो तो 22 है, लेकिन अगर कहा जाए कि मूल संविधान के साथ अगर कितनी भाषाएं थी तो वह थी 14 भाषाएं, ठीक है? लेकिन इनमें समय के साथ संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन जब हुआ दोस्तों, तो इसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। और ये कब हुआ था? 1967। 1967 में 14 थी आपकी, ऐसे समझिए आप, मैं आप यहाँ समझाता हूँ। 14 थी और 1967 में एक भाषा जुड़ गई, अब हो गई 15, ठीक है? इसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन आया दोस्तों। कौन सा? 71वां। और यहाँ पर 3 नई भाषाओं को मानक भाषाओं के रूप में मान्यता मिली। अब वह 3 नई भाषाएं क्या है? कभी एक बार क्वेश्चन भी आया था कि वो 3 भाषाएं कौन थी जो सन 1992 में ये संशोधन हुआ था, ठीक है? 1992 में मानक भाषाओं की मान्यता मिली। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है उनको याद करना। वह थी आपकी कोंकणी, दूसरी थी आपकी मणिपुरी, और एक नेपाली भाषा यानी विदेशी भाषा को भारत के संविधान में मान्यता मिली। देखिए कितना बड़ा एक संयोग आप कुछ कह सकते हो कि नेपाली जैसी विदेशी भाषा को मान्यता मिल गई, लेकिन आज तक हरियाणा, मिजो आदि जो स्टेट की भाषाएं उनको नहीं मिली हरियाणवी वगैरह को मान्यता। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी। 1967 में एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद ये 3 भाषाएं, देखिए इनमें 2 में अड़ा आता है, मणिपुरी और कोंकणी, और तीसरी नेपाली, इनको जोड़ा गया। और तो कितना 3 जोड़ गई, 14, एक 15, 3, 18 हो गई। और उसके बाद 4 फिर नई भाषाओं को जोड़ा गया सन 2004 में। जो 92वां संशोधन था दोस्तों, उसके तहत 4 भाषाएं, जिनमें आपकी संथाली, 2 में था आएगा, ठीक है, ऐसे याद करते हैं, मैथिली, तीसरा बोडो और 2 में डा आएगा, और चौथा डोगरी। इन 4 भाषाओं को भारत के संविधान में मानक भाषाओं की मान्यता मिली। तो आपको याद रखना, कभी कभी संविधान संशोधन पूछ देते हैं, तो पहला 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मिली, 71वां में आपको 3 नई भाषाएं मिली, और 92वें संविधान संशोधन में 4 नई भाषाओं को मान्यता मिली। तो इस प्रकार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मानक भाषाओं के रूप में मान्यता मिली है। आपको अच्छे से इनको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 9वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है? ये मैंने अलग से क्यों लिखी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि भारत के मूल संविधान के साथ केवल 8 जो अनुसूचियां थी वह थी। इसके बाद ये जो 4 बनी है सभी संविधान संशोधन के तहत बनी है। तो 9वीं अनुसूची बहुत प्रमुख हो जाती, क्योंकि ये भारत के संविधान का प्रथम संशोधन था। सन 1951 में ही इसमें एक संशोधन हो गया 1950 में बनने के बाद, और इसमें एक भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। तो कभी कभी पूछ देते हैं भारत में भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची के तहत आता है, तो वह है आपका 9वीं अनुसूची। इस सूची में राज्य सरकार के द्वारा कैसे संपत्ति को अधिकृत किया जाता है इसका वर्णन किया है दोस्तों। क्या था दोस्तों कि शुरू में 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे राज्य सरकारों का लालच बढ़ा और उन्होंने विषय की संख्या बढ़ा के वर्तमान में 284 कर दी। अभी 284 विषय हैं 9वीं अनुसूची के तहत।
तो इन 284 विषयों के तहत लोगों की संपत्तियां जब्त करने लगे, जमीन लेने लगे। तो क्या हुआ कि फिर 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ ने एक नियम दिया कि यदि 9वीं अनुसूची के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है या मौलिक अधिकार का हनन करते हुए उसकी जमीन ली जा रही है या उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो अब इन विषयों को चुनौती आप दे सकते हैं कानून के तहत और उसकी समीक्षा उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यानी अब आप इसमें आने वाली विषयों को चुनौती दे सकते हैं 2007 के बाद। पहले आप इसको चुनौती नहीं दे सकते थे अगर 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई विषय आती थी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 9वीं अनुसूची भारत का प्रथम संविधान संशोधन है, सन 1951 में किया गया था और इसके अंतर्गत भूमि सुधार अधिनियम लाया गया और इसके अंतर्गत 284 वर्तमान विषय हैं जिन पर कानून बना हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे 10वीं अनुसूची 1985। क्या था दोस्तों कि इंदिरा जी की मृत्यु हुई, राजीव गांधी जी की सरकार आई और उस समय दल बदल की स्थिति बहुत भयंकर बन गई। एक नेता इस दल में, दूसरा नेता उस दल में करके कहीं इसमें घुसरा कहीं उसमें घुसरा। तो उसको रोकने के लिए एक संविधान संशोधन हुआ 10वीं अनुसूची के तहत और दल बदल विरोधी नियम लाया गया। ठीक है, और इसके तहत कहा गया कि यदि कोई नेता एक दल को छोड़कर दूसरे में जाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो आपको याद रखना 52वां संविधान संशोधन था ये भी याद रखना है आपको। 52वां संविधान संशोधन था 1985 का, उसके लिए दल बदल विरोधी नियम लाया गया और भारत के संविधान में एक 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन था, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन था, 9वीं में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया और 10वीं में दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया। अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों 11वीं अनुसूची, जिसे हम बोलते हैं 1992-1993, यानी 1992 में लाया गया। ठीक है, लेकिन 93 में प्रभावी रूप से आया, लेकिन अगर आपको 92 लिखना है तो लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। इसे हम लोग बोलते हैं ट्विन शेड्यूल्स, जुड़वा शेड्यूल्स। ठीक है, या जुड़वी अनुसूची। 11वीं और 12वीं अनुसूची को जुड़वा क्यों कहते हैं अब आप लोग समझेंगे दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन ये था और ये है 74वां। यूपी टेट में अगर क्वेश्चन आया था, मैंने दिया था वो एग्जाम, कि इसके लिए पूछा है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत आई थी, तो वो है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन। तो 11वीं अनुसूची में क्या हुआ दोस्तों कि 73वां संविधान के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, ग्रामीण प्रशासन जिसको बोलते हैं ग्रामीण प्रशासन, और इसके अंतर्गत 29 कार्य क्षेत्र बनाए गए दोस्तों, जिनके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। गांवों में उन पर नियम बनते हैं, चाहे वो कृषि का हो, पशुपालन आदि का हो, भूमि का हो। तो जो पंचायती राज व्यवस्था आई गांवों के लिए, गांवों के भविष्य सुधारने के लिए, वो 11वीं अनुसूची के तहत आई। 1992 में 73वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अच्छा, जब ग्रामीण प्रशासन लागू हो गया तो फिर शहर कहाँ से रह जाते, उसके लिए फिर 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों 1992 में और शहरी प्रशासन, शहरी स्थानीय प्रशासन को लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या आते हैं आपकी नगर पालिका हो गई, नगर परिषद हो गई, नगर पंचायत हो गई और इसमें 18 कार्य क्षेत्र दिए गए। ठीक है, तो ग्रामीण में कितने हैं 29 और इसमें कितने हैं 18 कार्य क्षेत्रों के तहत शहरी प्रशासन कार्य करता है, चाहे वह नगर की सफाई हो, नगर में व्यवस्था जैसी भी लागू करना हो। तो ये सब आपकी हो गए। आपको याद रखना 73वां किस लिए है, पंचायती राज व्यवस्था, और 74वां शहरी स्थानीय प्रशासन। तो मैंने आपको सभी अनुसूचियों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इनका ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा किसी भी किताब से, नहीं तो मैं इसका एक वीडियो ला दूंगा, ऑब्जेक्टिव से थोड़ा अच्छे से याद हो जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। हम अपने संविधान की सूची को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं हिंदी की सूची जल्दी से सूची कह रहा हूँ, हिंदी की सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा यूपी टेट को देखते हुए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।